हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते हुए अब तक हमने न धातुलोप आर्ध धातु के इस सूत्र में कुछ अंश पढ़े हैं। कुछ अंशों को आज पढ़ते हुए इस सूत्र पूरा करेंगे और किंगिति च सूत्र में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह सूत्र में हमने देखा था न धातुलोप आर्ध धातु के इस सूत्र में कि धातु के एक हिस्से को कहा जाता है धातु। धात्वेक देशो धातु तस्य लोपो यस्मिन्नार्ध धातु के, उस धातु का लोप होता है जिस आर्ध धातु को प्रत्यय के परे रहने पर। तदार्ध धातुकम धातु लोपम, वह आर्ध धातु प्रत्यय धातु लोप आर्ध धातु प्रत्यय कहलाता है। ठीक, धातु लोप आर्ध धातु यानी धातु का लोप करने वाला, धातु के अंश का लोप करने वाला आर्ध धातु प्रत्यय कहलाता है। और उसी आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहने पर यदि धातु को गुण और वृद्धि हो रही हो तो नहीं होती। यही इस सूत्र का सारांश है। सारांश क्या है कि जिस आर्ध धातु प्रत्यय के कारण जिस आर्ध धातु प्रत्यय के कारण धातु के अंश का, आर्ध धातु क्या है इन सबको जानने के लिए आप क्रमशः व्याख्यान क्रम देख रहे होंगे तो आप जान गए होंगे। तो जिस आर्ध धातु प्रत्यय के कारण धातु के किसी अंश का लोप हुआ हो, उसी आर्ध धातु प्रत्यय के कारण धातु के अंतिम वर्ण या धातु की उपधा के वर्ण को गुण और वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, यही इसका निष्कर्ष है। तो यही बात कहा था कि यस्मिन् आर्ध धातु के अथवा यस्मिन् आर्ध धातु के परे, हाँ, यस्मिन् आर्ध धातु के परे धात्वेक देशस्य इत्युक्ते धातोः लोपः भवति, धातोः लोपः भवति, तत् आर्ध धातुकं धातु लोपम आर्ध धातुकम इति उच्यते। तस्मिन्नेव आर्ध धातु के परे ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते गुणवृद्धि न भवतः इति अस्य सूत्रस्य संस्कृत भाषायार्थः। अस्य उदाहरणानि अपि, इसके उदाहरण भी हम लोगों ने बहुत देखे थे। लोलुवः, पोपुवः, सरीसृजः, मरीमृजः इत्यादि बना लिया था। अब इस लोलुवः, पोपुवः, सरीसृजः, मरीमृजः इत्यादि की व्याख्या करते हुए कहते लोलूयादिभ्यो यंगंतेभ्यः, लोलूय इत्यादि जो यंगंत हैं, लोलूय इत्यादि जो यंगंत हैं उससे पचाद्यचि नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्य, चाहे इस सूत्र से पचादि मान करके अच प्रत्यय करेंगे तो अच प्रत्यय के रहने पर यंगोचिच, एक ऐसा नियम है। नियम क्या है? यंगोचिच, वह कहता है कि अच प्रत्यय लगे रहने पर यंग का लुक हो जाया करता है। यंगोचिच इति यंगो लुकी कृते, लुक होना मतलब अदृष्ट हो जाना, न दिखाई पड़ना। लुक क्या है वह जानने के लिए आपको अष्टाध्यायी में 61 नंबर का सूत्र देखना पड़ेगा। ठीक है, लुक क्या है? लुक, ठीक है, 61 प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः। आप लोगों ने याद किया तो आप लोगों को पता होगा वह। अच्छा, उससे तुरंत पहले का सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः। अदर्शन होना लोप कहा जाता है, लेकिन वही यदि प्रत्यय का अदर्शन हो तो उसको लुक भी कहा जा सकता है, श्लु भी कहा जा सकता है, लुप भी कहा जा सकता है। यहाँ लुक कहा है यानी प्रत्यय का अदर्शन होना, प्रत्यय का न दिखाई पड़ना। तो लोलूय इत्यादि में जो य था उस य का लुक कर दिया, यानी उसका अदर्शन कर दिया, न दिखाई पड़े ऐसा कर दिया। लोलू बचा, है ना, यंग लुक किया तो लोलू बचा। अब उसी अच प्रत्यय को आश्रित करने पर जो गुण और वृद्धि सार्वधातु का अर्ध धातु के या पुगंत लघु पधस्य च से हो रहा था, तयोः प्रतिषेधः, उन गुण वृद्धि का प्रतिषेध हो जाता है। गुण का ही उदाहरण दिया है, वृद्धि का उदाहरण नहीं दिया। तो ये मरी मृजः जो उदाहरण दिया है वो गुण का नहीं है, मृजेर वृद्धि का उदाहरण है। मैं गलती से शायद गुण बताया दिया हूँगा, शायद, है ना।
अभी जब चिंतन किया तो याद आया, हाँ ये तो मृजेर वृद्धि का उदाहरण है। मृजेर वृद्धि से यहां मरी मृजा में वृद्धि हो रही थी, है ना, वह वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो मरी मार्ज ऐसा कुछ बनता, मरी मार्ज, है ना, पर नहीं हुआ, ठीक है। गुण के उदाहरण के रूप में गुण का निषेध इन दोनों में है, वृद्धि का निषेध यहाँ है, ठीक है। तो यंगोचि च इति यंगो लुकी कृते तमेवाचम आश्रित्य ये गुणवृद्धि प्राप्ते तयोः प्रतिषेधः। अब धातु ग्रहणम किम, धातु का ग्रहण क्यों किया? धातु का ग्रहण का तात्पर्य हम लोगों ने कल इससे पहले के व्याख्यान में चर्चा कर ली थी कि धातु का ग्रहण यदि नहीं होता तो न लोप आर्ध धातु के, ऐसा कुछ सूत्र होता। तो धातु के अंश का लोप हुआ हो, चाहे धातु के किसी धातु के अंश के सिवाय अतिरिक्त किसी का लोप हुआ हो, तो भी यह नियम लगने लग जाता है ना। न लोप आर्ध धातु के खाली कह देते तो केवल धातु के अंश के लोप में ही नहीं, अनुबंध के भी लोप में होने लग जाता वह काम, है ना। प्रत्यय के लोप में भी वह कार्य होने लग जाता। तो इसलिए धातु के लोप पर ही यह कार्य हो, इसलिए धातु का ग्रहण किया। लविता में देखिए लुई के यहाँ का इत संज्ञा हुआ, लोप हुआ है। रेडसी में भी, ये परणम नये में भी ये क्या कहते हैं, यासुट का, यास का लोप हुआ है। मतलब मूल रूप में कुछ कहीं कहीं किसी का लोप हुआ है, कहीं किसी का लोप हुआ है। उन सब के लोप से तात्पर्य नहीं है, केवल धातु के लोप से तात्पर्य है, धातु के अंश के लोप से तात्पर्य है। यह बात बताई थी। अनुबंध प्रत्यय लोपे माभूत, यहां देखिए इसमें अनुबंध का यहाँ का लोप हुआ है, इन दोनों में प्रत्यय का लोप हुआ है। तो अनुबंध का लोप होने पर या प्रत्यय के लोप होने पर भी गुण और वृद्धि का निषेध न हो जाए, इसलिए धातु का ग्रहण किया गया कि धातु के अंश का लोप होगा तभी गुण और वृद्धि का निषेध होगा, ठीक है। धातु के अंश का लोप होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं। ऋषेर हिंसार्थस्य विच प्रत्यय लोपे उदाहरणम रेड इति, ये रेड जो उदाहरण दिया है ना, उस रेट का रेडसी बनाया है। रेड कैसे बना? रेड तो ऋष धातु है हिंसा अर्थ वाला, उससे विच प्रत्यय लगाया तो रेड बन गया, रेड, ठीक है। देखिएगा मैं उदाहरण देता हूं, यहां लेखनी जी आ जाइए। ऋष है ना, उसके बाद प्रत्यय लगता है विच। ये जो विच प्रत्यय है ना, यह ऐसा प्रत्यय, कुछ ही प्रत्यय विशेष होते हैं जो आते हैं केवल जाने के लिए, आते हैं जाने के लिए। मतलब इस विच प्रत्यय में से कुछ नहीं बचेगा। च की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, ई की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी, च और ई चले गए, व बचा, व का वेर अप्रत्यस्य से डायरेक्ट लोप हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बचेगा। पर वह विच जब कुछ बचा नहीं तो क्यों लगाया गया? उसको वी प्रत्ययांत बनाने के लिए। ऐसा कह सकते हैं कि वहां वी लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं कि वहां विच प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा उस प्रत्ययांत बनाने के लिए। अभी तक खाली ऋष अकेला था, अब ऋष विच प्रत्ययांत बन गया, ठीक है, कृदंत बन गया। ऋष धातु ऋष कृदंत बन गया, वह कृदंत बनाने के लिए प्रत्यय लगाया गया, ठीक है। तो इस किस कृदंत में भी यहां प्रत्यय का लोप हुआ है ना। तो आर्ध धातुक का लोप हुआ हो तो गुण और वृद्धि नहीं होती, ऐसा जो कहने लगे थे वो तो गड़बड़ हो जाता। धातु के अंश का लोप हुआ हो तभी गुण और वृद्धि का निषेध होता है, अन्यथा नहीं। यहां गुण हो जाएगा रेट, रेश पहले बनेगा, उस रेश का रेड रेड दोनों रूप बनेगा, रेश रेट रेड, है ना। तो कैसे बनेगा उसके लिए हलंत पुल्लिंग इत्यादि में हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी में चर्चा की है, भविष्य में यहां भी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। झलाम दशोन्ते इत्यादि नियम लग जाएंगे। तो अब यही कह दिया, ऋष धातु के हिंसा अर्थ वाला जो ऋष धातु, उससे विच प्रत्यय करने पर, विच प्रत्यय के लोप होने पर रेट इति उदाहरण बनता है। रेट अथवा रेड, रेट रेड दो उदाहरण बनता है। ये रेश हो गया था, झलाम जशोन्ते कहेगा, इस अंतिम वर्ण झल हो उसके स्थान पर जस कर दिया जाता है। जस मतलब ज ब ग ड द, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा श के जगह पे, है ना। तो ये इसका इससे मिलता जुलता खाली मूर्धा उच्चारण स्थान वाला ये है, मूर्धा उच्चारण स्थान वाला ये है। इसी कारण
उसके स्थान पर केवल ड ही आएगा, रेड बनेगा, है ना। और उसका वा पदांतस्य से विकल्प से ये वावसाने से विकल्प से उसको ट भी कर सकते हैं, वो रेट भी बना सकते हैं। रेट रेड दोनों रूप बनेगा, वही रेड इति लिखा है। आर्ध धातु के इत किम। अब प्रश्न उठा रहे हैं कि चलिए ठीक है, तो धातु की आवश्यकता है, धातु के लोप की आवश्यकता है, तो आर्ध धातु के क्यों कह रहे हैं आप? आर्ध धातु के क्यों कह रहे हैं? न धातु लोप आर्ध धातु के में आर्ध धातु के का को हटा कर देखते हैं। ठीक, आर्ध धातु के इति किम, आर्ध धातु के यह शब्द क्यों रखा गया? प्रश्न का तात्पर्य समझिएगा। आर्ध धातु के यह शब्द क्यों रखा गया? चलिए उस शब्द को हटा कर देखते हैं। सूत्र क्या बन जाएगा? न धातु लोपे, खाली इतना ही सूत्र बन जाएगा, न धातु लोपे, यही सूत्र बनेगा ना, समझ रहे हैं? तो अब न धातु लोपे यानी धातु के हिस्से का लोप हुआ हो, धातु के अंश का लोप हुआ हो तो गुण और वृद्धि नहीं होती, इतना अर्थ हो जाएगा। अब वहां प्रत्यय सार्वधातुक हो या आर्ध धातुक हो कोई मतलब नहीं है। आर्ध धातु के क्यों हटा देंगे, तब तो सार्वधातुक प्रत्यय लगने रहने पर भी वो कार्य होने लग जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं कि यदि न धातु लोपे में हम आर्ध धातुके को क्यों रखे हैं? क्योंकि केवल आर्ध धातुक प्रत्यय लगे रहने पर ही वो कार्य हो सके, सार्वधातुक प्रत्यय लगे रहने पर वह निषेध कार्य न हो पाए, इसलिए आर्ध धातुके कहा गया है ना। और यदि आर्ध धातुके को हटाते तो ये जो वेद के मंत्र में ऋग्वेद 4:58-3 में है, चत्वारि श्रृंगा त्रयोशपादा देव शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यां आविवेश। इस मंत्र में रोरवीति ये जो एक शब्द है, ये शब्द नहीं बन पाता। रोरवीति, बो भवीति, बो भोति, बो भवीति, ऐसा बनता है। इट यंगोवा, ठीक है, देखेंगे तो हाँ, बो भोति बो भवीति दोनों बनता है। रो रवीति बो भवीति पो पवीति ऐसा सब भी बनेगा, पर अभी देखते हैं। पहले यहाँ रो रवीति जो इन्होंने कहा वही बनाते हैं, ठीक है। सार्वधातु के माभूत, देखिए जैसे लोलूय बनाया था वैसे ही एक धातु है रोरूय, ठीक, क्या धातु है? रोरूय। जैसे लोलूय वैसे रोरूय। लुई धातु का रो है ना, रोरूय। लुई धातु का जैसे लोलूय बन गया वैसे रू शब्दे धातु, शब्द शब्द करने अर्थ में एक रू धातु है, उसका रोरूय बन जाएगा। भू का बो भूय, पू का पो पूय, वैसे रोरूय एक धातु है, ठीक है। इस रोरूय धातु का जब हम इसके बाद तिप प्रत्यय लगाएंगे, लट लकार का तिप प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, तिप। अच्छा, मैंने बताया था कि धातु के बाद लगने वाले पठति पठता पठंती इत्यादि वाले जो प्रत्यय लगाते हैं वो सार्वधातुक हैं। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, त आताम झ, थास आथाम धम, इट वही महिंग, ये 18 प्रत्यय सार्वधातुक हैं। तो इसका पता चला कि यह सार्वधातुक है ना। अब यंगोची च सूत्र ने जो लोप करने वाला था, लोप करने वाला सूत्र कौन सा था? यंगोची च, यंगोची च। इसने कहा था यंग प्रत्यय का अच प्रत्यय लगे रहने पर भी लोप हो जाता है। च का मतलब भी, यानी अच प्रत्यय के अतिरिक्त भी कोई भी प्रत्यय हो तो भी यंग का लोप हो सकता है। तो इस तिप के कारण यंग के या का लोप हो गया, ठीक है, तिप के कारण लोप हुआ। यहां ईट आगम भी होगा, ईति बन जाएगा, रोरु ईति। अब यह जो ईति प्रत्यय है यह सार्वधातुक है। यदि सूत्र में न धातु लोप खाली कहते, आर्ध धातु के न कहते, तो धातु का लोप यहां इस प्रत्यय के कारण हुआ है। धातु का लोप यहां इस प्रत्यय के कारण हुआ, धातु के अंश का, तो इसी प्रत्यय के कारण इसको गुण ना हो पाता है ना। पर ऐसा नियम केवल आर्ध धातुक प्रत्यय में ही है, सार्वधातुक में नहीं। ये तो सार्वधातुक है, ये तो समझ रहे हैं अंतर ना।
टिप तस्जी सिप्थस्थ मिवस्मस्त आताम ध था साथाम धम इट वही महिंग, ये 18 प्रत्यय तथा श की इत संज्ञा वाले जो 14-15 प्रत्यय हैं, नहीं 15 प्रत्यय हैं श की इत संज्ञा वाले, वह कुल मिलाकर के 33 प्रत्यय सार्वधातुक हैं। ये सार्वधातुक है। इसी कारण यहां भी यदि 7 सूत्र में आर्ध धातु के न कहते तो यहां भी गुण और वृद्धि का निषेध होने लग जाता ना। इसीलिए सूत्र में आर्ध धातु के कहा गया है। तो जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण धातु का लोप होता है उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण गुण वृद्धि नहीं होती। यहां तो सार्वधातुक है, तो जिस सार्वधातुक के कारण धातु का लोप हुआ है उस सार्वधातुक के कारण गुण वृद्धि नहीं होती, ऐसा नहीं कहा गया है। तो यहां गुण होगा तो रो रू को रो रो हो जाएगा। रो रो, किसी को रुला नहीं रहे हैं लेकिन बन गया किसी कारण रो रो। ठीक, रो रो ईति, यहां रो रो में जो ओ है उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण है, ओ के तुरंत बाद स्वर वर्ण हो तो उसके जगह पे अव हो जाता है, रो रवीति ऐसा बनेगा। ठीक है, रो रवीति में गुण होता हुआ दिखाई पड़ा है। क्यों? क्योंकि आर्ध धातुक प्रत्यय नहीं है। यदि सूत्र में आर्ध धातु के कह दिया गया होता, यदि सूत्र में आर्ध धातु के न कहा गया होता तो त्रिधा वृद्धो वृषभो रो रवीति, इस उदाहरण में, ऋग्वेद के इस उदाहरण में, बो भवीति पो पवीति इत्यादि उदाहरणों में सार्वधातुक प्रत्यय लगे रहने पर भी गुण और वृद्धि का निषेध होने लग जाता, हो जाता ना। इसीलिए सूत्र में आर्ध धातु के कह दिया, आर्ध धातु के कह देने से सार्वधातुक प्रत्यय लगे रहने पर गुण और वृद्धि का निषेध ना हो। माभूत, माभूत का मतलब सार्वधातुक प्रत्यय लगे रहने पर गुण और वृद्धि का निषेध ना हो, यानी गुण और वृद्धि हो जाए, इसलिए कहा गया है। ठीक है, अच्छा यहां पर भी इको गुण वृद्धि आई है बात, इको गुण वृद्धि की बात आई है ना पूरी, कि जो गुण और वृद्धि का निषेध होगा वह केवल इक के ही होगा। इक के स्थान पर जो गुण और वृद्धि हो रही है उसी का निषेध होगा, है ना। जो गुण और वृद्धि इक के स्थान पर हो रही उसी का निषेध होगा। पूरा सूत्र का तात्पर्य अब समझे होंगे कि जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहने पर, जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के लगे रहने पर धातु के किसी अंश का लोप हुआ हो, उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के लगे रहने पर उसी धातु के इक के स्थान पर यदि किसी भी सूत्र से गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। ये पूरा निष्कर्ष है। ठीक है, समझ गए। संस्कृत भाषा में भी इसका एक बार अर्थ बता देते हैं। यस्मिन् आर्ध धातु के प्रत्यये परे धात्वयवस्य धातोः एकदेशस्य धातोः अंशस्य लोपः भवति, तस्मिन् एव आर्ध धातु के प्रत्यये परतः धातोः इकः स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः ते गुण वृद्धि न भवतः। ठीक है, वे गुण और वृद्धि नहीं होते। तो अब यहां कह रहे हैं कि इकः, इक को ही गुण और वृद्धि का निषेध किया है, इक को ही गुण और वृद्धि का निषेध किया है और सबको नहीं, है ना। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं अभाजि रागः, यहां ये दो उदाहरण देखिएगा। अच्छा, पेज नंबर मैं बताना भूल गया हूं। एक व्यक्ति रोज कमेंट करते हैं कि पेज नंबर बताइएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी कब से प्रारंभ होगा? होगा प्रभु, समय की ऐसे समय हमको ऐसा दौड़ा रहा है, क्या बताएं। पेज नंबर ये आपको 19 या 20 पे मिलेगा। ये पैराग्राफ लिखा हुआ जो हिस्सा है ये आपको 19 नंबर पेज पर मिलेगा और इसकी हिंदी में व्याख्या आपको 20 नंबर पेज पर मिलेगी। ठीक है, अभाजी और रागह बनाकर देखते हैं तो हाँ, भज धातु है, भज सेवायाम, भज धातु है कि भंजी धातु है, दोनों से बनेगा। यहां किससे बनाकर दिखा है इन्होंने? भंज धातु से बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं। भंज तो अभंज चिण, चिणोलुक, अभंज। ठीक है, तो यहां क्या है, यहां चिण को निमित्त मानकर धात्वंश यकार का लोप हुआ है। ठीक है,
चलिए मूल रूप में यहां लिखते हैं तब समझ में आएगा। अभाजी और रागा सिद्ध करते हैं। अट धातु, अट आगम होता है, धातु है भंज। कौन सा? भंज। ठीक है। इसके बाद हम लोग लुंग लकार पढ़ते हुए जानेंगे कि एक ऐसा लुंग लकार में प्रत्यय होता है चिण भाव कर्मणों से, भाव कर्म अर्थ में चिण प्रत्यय लग जाता है। ठीक है। और ये चिली जो एक विकरण प्रत्यय जैसे शप लट लकार में आता है, वैसे कर्मवाच्य में भाव कर्म में चिण आता है। और उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है भाव कर्मवाच्य में तिप्तजी का त है ना, त तिप्तजी सिप्तस्थ विपस्मस त आतामझ वाला त है, आत्मनेपद में ही होता है भाव कर्मवाच्य, इसलिए आत्मनेपद का त प्रत्यय लगा। चिणोलुक ने इस ता को खत्म कर दिया। चिणोलुक ने कहा चिण के बाद यदि ता आता हो तो उसका गायब हो जाता हो, चिण खाली बचा है। अच्छा, इस चिण में भी ण की हलंत्यम से ची की च की चुटू से इत संज्ञा होने के बाद चिण में भी केवल ई बचता है। ठीक है, चिण में भी ई ही केवल बचता है। ठीक है। अब यहां भंजेश चिणी एक नियम है। नियम क्या है? भंजेश चिणी, मैं लिख देता हूं। यह कहता क्या है वह आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। संस्कार बनाते रहिए, काम आएगा ये सब। भंजेश चिणी अभी पूरा नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। भंजेश चिणी कहता भंज धातु के बाद चिण प्रत्यय हो, भंज धातु के बाद चिण प्रत्यय हो। भंज धातु है, चिण प्रत्यय है। इतना अंश तो समझ में ही आ रहा है ना। भंज के बाद चिण प्रत्यय लगा हुआ हो तो भंज के यहां का लोप हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो भंजेश चिणी ने हमने भंज के कारण इस चिण प्रत्यय के कारण, अब यहां का लोप हुआ, वो यहां धातु का हिस्सा है कि नहीं है? धातु के हिस्से का लोप हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और किसके कारण हुआ है? इसी चिण के कारण हुआ है। चिण, ई बचा है लेकिन है चिण, इसी चिण के कारण हुआ है ना। तो अब जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहने पर धातु के हिस्से का लोप हुआ है, उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहने पर धातु के इक के स्थान पर जो गुण वृद्धि होती है वह गुण वृद्धि नहीं हो पाती है ना। तो अच्छा, भंजेश चिणी एक बार देखना पड़ेगा। भंजेश चिणी कहता क्या है? मुझे लगता है कि वो वृद्धि करने वाला नियम तो नहीं है, लोप करने वाला चिण। ठीक है, हम बनाते हैं इसको, विस्तार से बनाते हैं अभाजी को। यहां इन्होंने बहुत संक्षेप में लिखा है व्याख्याकार ने, पर मुझे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भंजेश चिणी से इण का लोप ही होता है। ठीक है, यहां का लोप ही होता है। तब इसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण यहां धातु का लोप हुआ है ना। यहां धातु का लोप हुआ है, तो इसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण यहां गुण और वृद्धि नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? पर इक हो तब तो इक के ही गुण और वृद्धि का निषेध है। अन्य किसी वर्ण को गुण और वृद्धि किसी विशेष नियम से हो रहा है तो उसका निषेध नहीं है। यहां क्या है? यहां चिण प्रत्यय में ण की संज्ञा हुई थी, और ण की संज्ञा जहां भी हुई हो, यदि धातु में सेकंड लास्ट वर्ण के रूप में अ मिल जाए तो उस अ के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, अत उपधाया से। ठीक है, तो अब उपधा में आ के स्थान पर वृद्धि हो रही है। आ के स्थान पर हो रही वृद्धि को यह नहीं रोक पाएगा। ये किसके स्थान पर हो रही गुण और वृद्धि को रोकेगा? यह इक के स्थान पर हो रही गुण और वृद्धि को रोकेगा। यही बात कहा, इकह इत्येव, इक के स्थान पर हो रही गुण वृद्धि का ही निषेध मानना है, सभी के स्थान पर हो रही गुण वृद्धि का निषेध नहीं मानना है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां देखिए, यहां गुण और वृद्धि, यह गुण तो नहीं हो रही, वृद्धि हो रही है, लेकिन इक के स्थान पर नहीं हो रही, इसलिए निषेध नहीं हुआ। अ के स्थान पर हो रही है वृद्धि, अत उपधाया नियम से। यदि प्रत्यय में ण की संज्ञा हुई हो और उस प्रत्यय से पहले लगे हुए धातु में, समझिएगा,
प्रत्यय से पहले लगे हुए धातु का सेकेंड लास्ट वर्ण, ये लास्ट, सेकेंड लास्ट अ, सेकेंड लास्ट वर्ण अंतिम से द्वितीय वर्ण यदि अ हो तो उसको वृद्धि हो जाती है। अ को वृद्धि किया गया है, इस कारण से यहां निषेध नहीं हुआ। इसी तरह का रागह भी उदाहरण है। रागह धातु क्या है? रंज। धातु क्या है? रंज, और प्रत्यय लगा है घई। ठीक, घई में भी घई च भाव कर्णयो, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, घई च भाव कर्मणो, तो ये घई में से या की संज्ञा होगी और घ की भी संज्ञा होगी लशक्व तद्धिते से। घई में से बचता है केवल अ। ठीक है, अब यहां पर रंज में भी कहता है भाव अर्थ का या कर्म अर्थ का, भाव अर्थ का या कर्म अर्थ का घई प्रत्यय लगा हुआ हो तो रंज के या का लोप हो जाता है। ठीक, तो अब ये बताइए, इसी घई प्रत्यय के कारण धातु का लोप हुआ कि नहीं हुआ? इसी घई प्रत्यय के कारण धातु के अंश का लोप हुआ है। अब इसी घई के प्रत्यय के कारण यहां यदि गुण और वृद्धि हो रही होती इक के स्थान पर तो नहीं होती, पर यहां तो अ के स्थान पर हो रही, इसलिए हो जाएगी। ठीक है, इक के स्थान पर हो रही गुण और वृद्धि का ही निषेध है, अ के स्थान पर या अन्य किसी वर्ण के स्थान पर हो रही गुण और वृद्धि का निषेध नहीं है। ठीक है, तो राज हुआ पहले, चजोह को घृण्यतोह से ज के जगह पे कवर्ग होकर, ज के जगह पे यदि चवर्ग का ज है तो कवर्ग का उसी तीसरा वर्ण क्या है? ग, उससे ज के जगह पे कवर्ग होगा जब, तो वह ग बन जाएगा, राग पूरा हो जाएगा। ठीक है, चजोह को घृण्यतोह, घ की संज्ञा हुई हो प्रत्यय में तो च और ज के स्थान पर क और ग हो जाता है। ठीक है, च के स्थान पर क, ज के स्थान पर ग। ठीक है, घ की संज्ञा हुई हो प्रत्यय में तो रागा भी बन गया, अभाजी भी बन गया। यहां वृद्धि हुई, क्यों हुई? क्योंकि गुण और वृद्धि का निषेध ये जो सूत्र कर रहा है, यह सूत्र केवल इक के गुण और वृद्धि का निषेध करता है, सभी वर्णों के गुण और वृद्धि का निषेध नहीं करता। ठीक, तो अब नहीं प्रभु, किड प्रत्यय है कि आगम है? किड, किड कहां है? कौन सा किड प्रभु? किड मतलब बालक कि कुछ दूसरा कह रहे हैं आप? ऐसा किड मैंने पढ़ा नहीं कुछ भी, देखिएगा आएगा तो कुछ बताइएगा। यहाँ तक इसमें कहीं अभी आया नहीं है। इड हो सकता है, इड आगम है, प्रत्यय तो नहीं। चिण यदि आप कह रहे हो तो चिण एक प्रत्यय है ना। चिली लुंग लकार में चिली आता, उसके जगह पे भाव और कर्मवाच्य में चिण हो जाता है। जैसे भवती बनाते समय आप शप लगाते हैं, वैसे लुंग लकार में शप नहीं लगता है, शप का एक अपवाद चिण लगता है, चिली लगता है, उसका चिण हो जाता है। ठीक है, सरल संस्कृत व्याकरण ऐप बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। हाँ, क्रमशः नियमित व्याख्यान उसमें मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी बहुत अव्यवस्था चल रही है। अंत में बताएंगे क्या अव्यवस्था चल रही है। ठीक है, अभी अब आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समासाश्रयणं किम क्नोपयति प्रेद्धम। कह रहे बहुव्रीहि समास का आश्रय क्यों लिया गया? कहां आश्रय लिया गया बहुव्रीहि समास का? कहां आश्रय लिया गया, कोई बताएगा? बहुव्रीहि समास का धातु लोप शब्द में। धातु लोप शब्द में बहुव्रीहि समास है ना, कि जिस आर्ध धातुक प्रत्यय को, जिस आर्ध धातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके धातु के अंश का लोप हुआ हो, वह आर्ध धातुक प्रत्यय धातु लोप है ना। ऐसा ये ऊपर विग्रह में दिया था ना, ऊपर में आपने देखा हो यदि, कि यहां क्या कहा था कि धातोः लोपः यस्मिन् आर्ध धातुके तत् आर्ध धातुकम धातु लोपम आर्ध धातुकम। तो ये धातु लोपम जो शब्द है वो ना तो धातु है ना तो लोप है ना। बहुव्रीहि समास का तात्पर्य क्या है? बहुव्रीहि समास में अधिकांश रूप में जो अन्य शब्द होता है, अन्य पदार्थ होता है, वह प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अधिकांश स्थलों पर यही होता है। ठीक है,
तो जब बहुव्रीहि समास में अधिकांश स्थलों पर यह होता है कि जो अन्य पदार्थ है वह प्रधान है, तो अब आप ये बताइए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कुछ, पीतांबरः, पीतांबरः किसको कहा जाता है? पीतांबरः कहा जाता है भगवान श्री विष्णु को। पीतांबर शब्द में दो अर्थ शब्द हैं, ठीक है। बहु अन्य शब्द के अर्थ की प्रधानता भी आप समझ ही लीजिए, अभी बार बार आता रहेगा, पर भी समझे रहेंगे तो बार बार आएगा तो और दृढ़ हो जाएगा। पीतांबर शब्द कहते हैं पीला कपड़ा वाला, पीले वस्त्र वाला, पीतांबर। पीतांबर शब्द में समास में दो शब्द हैं, एक पीत एक अंबर। पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब कपड़ा। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या हुआ? पीत अंबर पीला कपड़ा, पीत अंबर पीला कपड़ा। लेकिन दोनों शब्द जुड़ गए पीतांबर, तो पीले कपड़े वाला कोई व्यक्ति, ऐसा अर्थ, अन्य शब्द का कोई अर्थ आ गया ना, अन्य पदार्थ प्रधान, इसी को बहुव्रीहि कहते हैं। इसी तरह कंठे कालः, शिव जी पर भी चले जाते हैं। कंठे कालः, कंठ मतलब ये, काल मतलब कालकूट, कालकूट विष, तो काल मतलब कालकूट, अथवा काल मतलब ये काल का प्रतीक ये नाग, वो भी कंठ में ही लिपटा रहता है ना, अथवा काल का प्रतीक विष भी है। तो कंठे का मतलब गला और काल मतलब विष या सर्प। ये दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है, लेकिन ये दोनों शब्द मिल गए तो कंठ में है विष या सर्प, जिसके वो हो गया कंठे काल भगवान शिव, है ना। तो उसी तरह धातु का तात्पर्य एक अलग है, लोप का तात्पर्य एक अलग है ना। धातु मतलब क्रिया सूचक, कोई शब्द का एक प्रकार, क्रिया सूचक, जिससे कोई क्रिया सूचित हो रही है। और लोप का मतलब गायब हो जाना, अदर्शन हो जाना। क्रिया सूचक शब्द के प्रकार का लोप हो जाना, यही इतना है। पर यह अर्थ तो नहीं है। क्रिया सूचक धातु का लोप जिस प्रत्यय के कारण हुआ है वह प्रत्यय है धातु लोप, है ना। इस तरह से अन्य शब्द के अर्थ को प्रधानता से लाया जाता, वो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो बहुव्रीहि समासाश्रयणम किम, बहुव्रीहि समास का आश्रय क्यों लिया गया? सीधे धातोः लोपः, धातु लोपः ऐसा कह देते, धातु का लोप वाला आर्ध धातु प्रत्यय, थोड़ा सा गड़बड़ होता। तो बहुव्रीहि समास का आश्रय क्यों लिया गया, यह प्रश्न समझ पा रहे हैं ना। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि जिस आर्ध धातुक प्रत्यय को मान करके धातु के एक देश का, धातु के एक हिस्से का लोप हुआ है, वह ठीक है। यदि बहुव्रीहि समास का आश्रय न लेते तो अभी क्या होता है आगे बताते हैं, ठीक है। गुरु जी प्रणाम, ठीक है। हाँ, चिड़ प्रत्यय है, बता दिया। ये देखिए एक धातु है, कौन सा? नहीं, आधा का है, उसके बाद अन्ना है, ये का और ना है, जोड़िएगा, समझिएगा। का आधा है, उसमें ना जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर ऊ की मात्रा है, और य क्नूई धातु बचता है, क्नूय, ठीक है। मूल रूप में क्नूई है, लेकिन बचता है क्नूय, ई का लोप हो जाता है, तो हम क्नूय ही लगाते हैं, ठीक है। इस क्नूय धातु के बाद हम एक प्रत्यय लगाएंगे जो है णिच, चिण नहीं, चिण का एकदम विपरीत, णिच। चिण प्रत्यय भी हमने पढ़ा, उसमें च ई ण थे, लेकिन अब हम जो प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं वह है ण ईच, णिच, है ना। वह णिच प्रत्यय लगा, उसमें भी बचता है ई, चिण में भी बचता है ई, लेकिन चिण और णिच में अंतर है, णिच का अर्थ अलग है, चिण का अर्थ अलग है, इसलिए, ठीक है। तो ये णिच प्रत्यय लगाया हमने, णिच में से बचाया ई। अब क्नूय के बाद यदि ई लगा हो तो ये अब क्नूय और ई एक धातु बन गया। क्या बन गया? धातु। क्योंकि
मैंने एक संकेत किया है, बताया भी है कि कुछ कुछ धातुएं प्रत्यय लगने के बाद भी धातु बन जाती हैं। ऐसे कुल 12 प्रत्यय हैं, सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, णिच, णिंग, यंग इत्यादि बहुत सारे, है ना। तो उसमें से णिच भी है, उसमें से णिच भी है। तो णिच प्रत्यय लगकर यह जो क्नूय ई एक धातु बन गया, धातु बन गया। इस धातु के बाद हम लट लकार का फिर उसी तरह तिप प्रत्यय कर दिए तो क्नूय ई ति, है ना। अब यहां होगा क्या, अर्ति ह्री व्ली री क्नूई क्ष्मायाताम पुंगड़ऊ, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सूत्र है, हो सकता है आपके यहां लिखा हुआ हो। अर्ति ह्री खाली शॉर्टकट में लिखा अर्ति ह्री, बाकी आगे आप खोज लीजिएगा, सूत्र नंबर कहें तो बता दें। अर्ति ह्री व्ली री क्नूई क्ष्मायाताम पुंगड़ऊ, बताएं। सूत्र नंबर हमें ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, तुरंत ही देखना पड़ेगा उसका नंबर, देख लेते हैं तुरंत। ए प्रभु, थोड़ा सा, अर्ति ह्री व्ली री क्नूई क्ष्मायाताम पुंगड़ऊ, थोड़ा सा शनैश्चर है आज, हम अपना मोबाइल नहीं लेके आए हैं, मोबाइल छोड़ आए हैं। हाँ, ये 7-3-36 नंबर का सूत्र है, 7-3-36, ठीक है। 4 अध्याय के अंदर का होता तो नंबरवा मिल जाता, याद आ जाता। 4 अध्याय तक बहुत पहले याद किए थे, 2015-16 में, जो और पहले 14 में शायद। तो क्नोय ई ति, ठीक है। तो अब क्नोय ई ति हुआ जब, तो ये पुंगड़ऊ एक सूत्र, अर्ति ह्री व्ली री क्नूई क्ष्माई आताम, वो कहता है री धातु, ह्री धातु, व्ली धातु, री धातु, क्नूई धातु, क्ष्माई धातु, आकारांत धातु, है ना। आकारांत दा, धा, स्था, पा, गा इत्यादि जो आकारांत है। ऐसे धातुओं के बाद यदि णिच प्रत्यय लगा हुआ हो तो ऐसे धातुओं के बाद एक पुक जुड़ जाता है। पुक मतलब आधा प जुड़ जाता है, इतना ही समझिए, पुक में से प बचता है। अब ये जो पुक जुड़ गया तो ये प्रत्यय अभी तक खाली ई था, यह प्रत्यय ई था, है ना, अभी भी ई ही है ना। यह पुक जो जुड़ा है इसके बाद जुड़ा है, यानी इसका अंग है। धातु क्नूय था, अब क्नूय प बन गया। इस प के कारण इस या का लोप हो जाएगा, प के कारण या का लोप होगा। लोपो व्योर्वली नियम है। लोपो व्योर्वली कहता है कि या के सिवाय, समझिएगा, या के अतिरिक्त कोई भी वर्ण दिखाई पड़ रहा हो तो या, तुरंत बाद में या के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन वर्ण दिखाई पड़ रहा हो तो या और वा का लोप हो जाता है। उससे जस्ट पहले आने वाले या और वा का लोप होता है। यहां या आ रहा है, उसके तुरंत बाद या का अतिरिक्त वर्ण आ रहा है, यानी या के बाद, मतलब या अगर आधा आ रहा है तो वह केवल या से पहले ही आएगा, है ना। अन्य कहीं जगह आएगा तो उसका लोप हो जाएगा। लोपो व्योर्वली नियम है, तो उससे नियम उसे लोप हो गया। अब देखिए धातु के अंश का लोप हुआ है कि नहीं, धातु के अंश का लोप हुआ है कि नहीं। पर धातु का अंश का लोप यदि बहुब्रीहि समास का आश्रय न लिए होते तो हमें इसको धातु लोप हम बहुब्रीहि समास लेने के कारण हम लोग धातु लोप भी इसी को मान रहे हैं। आर्ध धातुक भी, जो धातु लोप है वही आर्ध धातुक है। धातु का लोप करने वाला आर्ध धातुक प्रत्यय, ऐसा बहुब्रीहि समास से अर्थ लेते हैं। जैसे पीले कपड़े वाला जो है वह पीतांबर है, वैसे धातु के लोप करने वाला जो है वह धातु लोप है ना। ये अर्थ लेते हैं कि नहीं। जैसे कंठ में काल वाला जो है वो भगवान शिव जी है, वो इस कंठ में काल वाले, है ना। तो वैसे ही धातु का लोप करने वाला जो प्रत्यय है वह धातु लोप आर्ध धातुक है, ऐसा अर्थ लेते हैं।
पर यदि हम बहुव्रीहि समास न लेते, धातु लोप आर्ध धातुक वाला, धातु का लोप करने वाला जो आर्ध धातुक प्रत्यय, ऐसा अर्थ ना लोते, धातु का लोप हो और आर्ध धातुक प्रत्यय हो, ऐसा अर्थ लेते तो क्या गड़बड़ होता। तो यहां धातु का लोप तो हुआ है, पर यह धातु का लोप इसके कारण नहीं हुआ है, इसके कारण हुआ है ना। तो यहां भी गुण और वृद्धि का निषेध होने लग जाता है ना। यहां भी जो क्नू के क्नो कर देते हैं, क्नोप बना लेते हैं, क्नू को क्नो करके क्नोपी बनाकर, ये प में ई जोड़कर क्नोपी बनेगा, और फिर इस पी को, इसको भी ई को गुण करके क्नोपे बनाएंगे, यहां शप का अ रहेगा और ति क्नोपयति ए का अय करेंगे, क्नोपयति जो बनता है ये नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि यहां देखिएगा, यह जो क्नूय और प था और फिर ई था, उसके बाद अति प्रत्यय लगा, शप और तिप जोड़ के लीजिए, तो यह जो प था, इस प के कारण या का लोप हुआ है, इसके कारण नहीं। परंतु यदि बहुव्रीहि समास न लेते, धातु का लोप करने वाला आर्ध धातु को प्रत्यय रहे तो ही गुण और वृद्धि का निषेध होता है ना। यह अर्थ न लेते, धातु का लोप हुआ हो, कोई आर्ध धातु प्रत्यय हो, तो गुण और वृद्धि का निषेध होता है, यह अर्थ होने लग जाता यदि बहुव्रीहि समास नहीं लेते तो, है ना। तो ये धातु का लोप कुछ अलग होता, आर्ध धातु कुछ अलग होता। तो धातु का लोप कुछ अलग कारण है, आर्ध धातु कुछ अलग कारण है, यहां भी गुण और वृद्धि का निषेध होने लग जाता है ना। बात समझ रहे हैं? तो क्नोपयति न बनकर क्नूपयति ऐसा कुछ रूप बनता, क्नूपयति, है ना। और उसी तरह प्रेद्धम, इसको भी बना लेते हैं प्रेद्धम, प्रेत वेत मत समझिएगा, प्र है उपसर्ग, और धातु है इंधी, धातु कौन सा है? इंधी, और प्रत्यय लगा है त, है ना, त में से बचता है त, प्र इंधी त। अनिदिताम हलिगुद्भयाः किंगिति, एक ऐसा नियम है, इंधी में से पहले बचता है खाली इंध, और उस इंध के कारण देखिए, अनिदिताम हल एक बुधायाः किंगिति, एक ऐसा नियम है, कित प्रत्यय लगा हुआ हो तो जिसमें ई की इत संज्ञा नहीं हुई हो, ऐसी धातु के उपधा में आने वाले ना का लोप हो जाता है। यहां भी इंध का इध बचा, यहां भी धातु का ऐसा का लोप हुआ, इस आर्ध धातु प्रत्यय के कारण हुआ। धातु के अंश का लोप हुआ, इस आर्ध धातु प्रत्यय के कारण हुआ ना। अच्छा, तो धातु का लोप करने वाला आर्ध धातु पर में हो, उसी आर्ध धातु के कारण गुण हो रहा हो तो गुण वृद्धि का निषेध होता है, ये तात्पर्य है ना। परंतु यदि बहुव्रीहि समास न लिए होते हम लोग, तो धातु का लोप हुआ हो और कोई भी आर्ध धातु प्रत्यय पर में हो तो गुण और वृद्धि का निषेध होने लग जाता, किसी भी प्रकार की गुण और वृद्धि का निषेध होने लग जाता। उसी को निमित्त मानकर हो रही गुण वृद्धि नहीं, कैसो भी गुण वृद्धि हो रही हो तो निषेध होने लग जाता। यहां इस प्रत्यय के कारण गुण नहीं हो रहा है, यहां गुण इस प्रत्यय के कारण नहीं हुआ हो, ये प्रत्यय हो चाहे न हो तो भी आ के बाद ई आता हो, अ ई के स्थान पर गुण होकर आद गुणा से ए हो जाता है। ये प्रत्यय की अपेक्षा नहीं रखता, इस प्रत्यय के कारण यदि गुण वृद्धि हो रही होती तो निषेध होता, इस प्रत्यय के कारण नहीं हो रही है तो निषेध नहीं हो पाएगा, अ ई जुड़कर ए हो जाएगा। प्रे ध त, ये ध के कारण बाद आने वाले त को भी झषस तथोर धोधा से ध हो जाता है, प्रेध ध, और इस ध के जगह पे पहले वाले ध को हम झलाम जस झसी से द कर देते, प्रेध ऐसा रूप बनता है ना। तो ये जो प्रेध इत्यादि बना है, प्रेधम कर देंगे, वह सब बहुव्रीहि समास के आश्रय होने के कारण ही बना है। बहुव्रीहि समास न लिया होता हम लोगों ने, यदि हम लोगों ने क्या, भगवान पाणिनि ने, यदि बहुव्रीहि समास न लिया होता तो जिस आर्ध धातु, तो क्या होता, बहुव्रीहि समास वाला शब्द अधिकांश विशेषण बन जाता है। जैसे पीतांबरः, पीले कपड़े वाला, कंठे कालः, कंठ में काल वाला, ऐसा अर्थ हो जाता है ना। वैसे ही धातु लोप, तो धातु का लोप करने वाला, ऐसा अर्थ लेना पड़ा।
और धातु का लोप करने वाला कौन? तो जैसे पीताम्बरा हरिः हो जाते हैं, जैसे कंठे कालः शिवः हो जाते हैं, वैसे ही धातु लोप कौन है? आर्ध धातुकम। धातु लोप करने वाला कौन है? धातु लोपम कौन है? आर्ध धातुकम। धातु लोप करने वाला प्रत्यय कौन सा? आर्ध धातुक। ये दोनों में हमें अभेद अन्वय करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। जो धातु का लोप कर रहा है वही आर्ध धातुक प्रत्यय है, जो आर्ध धातुक प्रत्यय है वही धातु का लोप करने वाला है, ऐसा विशेष विशेषण है वो दोनों, है ना? तभी काम बनेगा। उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण गुण वृद्धि का निषेध हो रहा हो तो निषेध होगा, गुण वृद्धि हो रही हो तो निषेध होगा। जिसने धातु का लोप किया हो उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण गुण और वृद्धि का निषेध हो रहा हो तो ही होगा। गुण और वृद्धि हो रही हो तो उसका निषेध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां उस प्रत्यय के कारण नहीं हो रहा था, यहां तो आद गुणा से गुण हो रहा था, अ के बाद ई हो तो गुण हो जाता है ना? इस कारण से निषेध नहीं हो पाया। अब यहां हिंदी व्याख्या में जो लिखा है शिवम जी ने संकलन किया, जो कुछ संक्षिप्त में, उसको भी देख लेते हैं। धातु का एक देश धातु कहलाता है। जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहने पर जो धातु के एक देश का एक हिस्से का लोप हुआ हो उसे धातु लोप कहते हैं। उसी आर्ध धातुक प्रत्यय को धातु लोप कहते हैं। धातु लोप के विषय में पूर्वोक्त जो इक लक्षण गुण व वृद्धि है, इक के स्थान पर होने वाली गुण और वृद्धि है, वह आदेश नहीं हो पाते। लोलुआ यहाँ सिद्ध किया है पूरा विस्तार से। लू यंग धातु रेखा चो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, ये सूत्र प्रसन्ना जी का, हमारी बिटिया का प्रसिद्ध प्रिय सूत्र है। धातु रेखा चो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग। यंग प्रत्यय लगता है तो संयंगोह नियम है। संयंगोह एक बार आ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो खाली संक्षेप में मैं उन सबका संकेत में अर्थ बता देता हूँ। संयंगोह कहता है कि सन अथवा यंग प्रत्यय लगा हुआ हो, यंग का यह बचा है तो धातु जो है वह डबल हो जाती है, संयंगोह। ह्रस्व कहेगा कि पहला वाला जो है उसको ह्रस्व हो जाता है, पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है, उसको ह्रस्व कर दिया जाए। गुणों यंगलुकों ने कहा कि पहले वाले को गुण हो जाता है, यंग अथवा यंगलुक हो तो पहले वाले को हो गया। अभी लोप वोप हुआ नहीं है तो हो गया। परंतु इस लोलूय, अब जो धातु बना, इस लोलूय धातु को अच प्रत्यय लगा, नंदीग्रही पचादिभ्यो लुण्यन्नचा सूत्र से अच लगा, लोलूय अच। अब यहां पर क्या हुआ? अच का अ बचा और या का लोप भी हो गया, यंगोची च से लोप हो गया। और यंगोची च से लोप हुआ जब लोलू बचा अ, तो इसी अ के कारण लोलू को गुण और वृद्धि नहीं हो पाई, है ना? और अचिष्णु धातु भ्रुवाम यबोर यंगोंगो से ऊ के जगह पे उब होकर लोलुब बना और उस पे सु प्रत्यय प्रथमा विभक्ति वाला लगकर लोलुआ। इसी तरह पोपुआ, इसी तरह मरी मृजा, मृजेर वृद्धि से यहाँ वृद्धि हो रही थी, है ना? लेकिन वृद्धि नहीं होकर, नहीं तो मरी मार्ज्य ऐसा कुछ रूप बनता, धातु लोप हो रहा था, इस कारण से नहीं हुआ। अब आ जाता है अगला सूत्र किंगिति च, ठीक है? किंगिति च यह भी उसी तरह का सूत्र है। जिस देखिए अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने पर क्या तात्पर्य होता है, हम पिछले सूत्र का अर्थ समझ गए हैं ना बढ़िया से, तो वह पिछले सूत्र का अर्थ अगले सूत्र के अर्थ को समझने में बहुत सहायक होता है। यही अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने में सरलता होती है, ठीक है? अन्य किसी क्रम में पढ़ रहे हैं तो पता चला हलंत्यम पढ़ा, फिर उसके बाद अदर्शनम लोपा पढ़ा, फिर तस्य लोपा पढ़ने के बाद सीधे आएगा आदिरंत्यन सहायता। ये दूसरे एक दूसरे में उस तरह के एक दूसरे के अर्थ की सहायकता नहीं है जिस तरह यहां मिलेगी, ठीक है? तो किंगिति च में निमित्त सप्तम्येशा, यहां पर भी किंगिति में भी सप्तमी लगा हुआ है ना? ये सप्तमी विभक्ति निमित्त सप्तमी है। इसका भी तात्पर्य क्या है? यहां धातु लोप की बात नहीं है, यहां धातु का लोप करने वाले आर्ध धातु प्रत्यय की बात नहीं है, यहां कुछ दूसरी ही बात है। क्या बात है? बहुत सिंपल सरल शब्दों में संक्षिप्त में इसका अर्थ एक बार बता देता हूं, विस्तार से वृत्ति को मैं हम लोग कल पढ़ेंगे। इस सूत्र में आपको क और ङ दिखाई पड़ रहा है ना? तो यहां पर क और ग दिखाई पड़ रहे हैं ना? क और ग की संज्ञा हुई हो तो किंगित हो जाएगा। गुरुजी सार्वधातुक व आर्धधातुक क्या है, आर्धधातुक आदि कैसे पहचाने, एक बार लिख कर बताने की, एक बार नहीं मैं अनेक बार बता चुका हूं, आप क्रमशः नहीं देखते हैं, उसी कारण समस्या आती है। जो भी लोग इन सभी समस्याओं में पढ़ते हैं वो लोग, निवेदन है कि ये लगभग 16-17 नंबर का व्याख्यान होगा, इससे पहले कई व्याख्यान हो चुके हैं।
न धातु लोप आर्ध धातु के पे ही 2 व्याख्यान हो चुका है, लगभग तीसरा है ये। आप देख लीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है, सार्वधातु क्या है, आर्ध धातु क्या, बहुत सीधी बात है, केवल 2 सूत्रों की बात। तिप्तझी सिप्तस्थ मिवस्मस त आताम झ था साथाम ध्वम, ये 18 प्रत्यय, मतलब जिनसे पठति पठता पठंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति इत्यादि बनता है वो वाले प्रत्यय, तथा एधते एधेते एधन्ते इत्यादि बनते हैं वो वाले प्रत्यय। 9 परस्मय पद के, 9 आत्मनेय पद के, ये 18 प्रत्यय। तथा जिसमें श की संज्ञा हुई हो, क्षत्रि, शानच, चानश, शप, शन इत्यादि, श्नम, श्ना इत्यादि, जिसमें श सुनाई पड़ रहा हो, उसकी संज्ञा हुई हो, ये 2 प्रकार के ही प्रत्यय, कुल मिलाकर 33 प्रत्यय सार्वधातुक हैं। धातु के बाद लगने वाला इन 33 प्रत्ययों के अतिरिक्त जो कोई भी प्रत्यय है वह आर्ध धातुक है। ठीक है, धातु के बाद लगने वाले 33 सार्वधातुक प्रत्ययों के अतिरिक्त सैकड़ों जो प्रत्यय हैं वो सैकड़ों आर्ध धातुक हैं। ठीक है, तो अब यहां कित, क और ग तो दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां 3 वर्ण हैं, क, ग, ङ, 3 वर्ण हैं। कौन कौन, क, ग, ङ। लेकिन पाणिनि जी ने, भगवान पाणिनि ने थोड़ा कम कहना पड़े, इस कारण इसके क्रम को बदल दिया है। क्या कहा है, ग, क, ङ, ऐसा कह दिया है, ग, क, ङ। अब आपको कहेंगे कि यहां पे हमको ग तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। लोप हुआ है, सूत्र को जानने के लिए पहले सूत्र में क्या क्या चीज है वो समझना पड़ता है। ग और क, कभी भी क के पहले ग आता हो तो खरीच एक नियम है। क्या नियम है, खरीच। वो ग, क, ङ, ये ग के जगह पर भी क कर देता है ना। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। खरीच एक नियम है। नियम का मैं तात्पर्य बता देता हूं, पहले हो उस नियम का तात्पर्य है झल प्लस खर बराबर, खर तो वैसे का वैसा बचा रह जाएगा, झल के स्थान पर आ जाएगा उसी वर्ग का पहला अक्षर यानी चर, चटता का पश में से कुछ आ जाएगा। तो अब ये झल देखिए, ये रहा झल, ये रहा झल, ग, ग जो है वो झल है, झबगढ़ झबगढ़ में ग आ रहा है ना, झल है। झल के तुरंत बाद ये रहा खर, खफ छ ठ चट त कप श, ये खर है। झल के बाद खर आ रहा हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है, यानी चट त कप श में से कुछ हो जाता है, तो ग के जगह पर भी क हो जाता है। ठीक है, ग के जगह पे भी क हो। अब दो दो का एक साथ आते हों तो झरो झरी सवर्णे एक ऐसा नियम है, उस नियम से एक क का लोप हो जाता है। था यहां गायब हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं कहीं पर यह सूत्र ऐसा भी विकल्प से, वो झरोझरी सवर्णे से विकल्प से लोप होता है। इसी कारण कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में यह सूत्र ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, डबल का वाला भी मिलता है किसी किसी पुस्तक में। इस का ऑप्शनली लोप हो सकता है, डबल का वाला भी मिलता है, सिंगल का वाला भी मिलता है। ठीक है, ये बात समझेंगे। तो जो डबल का था इसका ऑप्शनली है, लोप करना ऑप्शनल है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, यहां लोप किया हुआ लिखा है। तो यहां जो डबल का दिखाई पड़ रहा है, सच में वो पहला वाला जो क है वह क नहीं है, ग है। उसको संधि के नियम के कारण क हो गया है, ग के जगह पे क हो गया है। कभी कभी क के जगह पे ग भी हो जाता है, कभी कभी ग के जगह पे क भी हो जाता है। वो सब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब विस्तार से जानेंगे कब किस वर्ण के स्थान पर क्या होता है। ठीक है, तो अब क ग, हाँ गुरुजी कंगीति च बुक में डबल का दिए हुए हैं, पेज नंबर 21 सूत्र में। अच्छा, सही बात है, यहां नहीं दिया है, मैंने बता दिया बिना देखे, डबल का वाला मिलेगा। तो डबल का में जो पहला का है वह ग है। ठीक है, पहला क जो है वह का नहीं है, ग है, ग के जगह पे हो गया है का। वर्ग के
तीसरे वर्ण के स्थान पर या वर्ग का कोई भी वर्ण हो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण और दे देता हूं एक, है ना, ये देखिए, उद स्थान, है ना, या उद तिष्ठति दे दे, तिष्ठति, है ना, सेम उसी तरह का एग्जाम्पल है। यहां वर्ग का तीसरा वर्ण है, यहां उसी वर्ग का पहला वर्ण है ना, यहां वर्ग का तीसरा वर्ण है, उसी वर्ग का पहला वर्ण है। तो इस तीसरे वर्ण के स्थान पर भी उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। उत्तिष्ठति रूप आप रहे होंगे, है ना, द को त हो गया उत्तिष्ठति, तो ऐसे उत्तिष्ठ इत्यादि बन जाता है। तो यहां वर्ग के पहले वर्ण के पहले, किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण के तुरंत पूर्व यदि वर्ग का और कोई वर्ण आता है तो उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है। ठीक है, क ख ग घ के स्थान पर क हो जाता है, च छ ज झ के स्थान पर च हो जाता है, ट ठ ड ढ के स्थान पर ट हो जाता है, त थ द ध के स्थान पर त हो जाता है, प फ ब भ के स्थान पर प हो जाता है। ठीक है, तो इसी ग के कारण ग के स्थान पर क हो गया है। तो मतलब क्या आप समझे? अब सूत्र का संक्षिप्त अर्थ बता करके मैं रोकूंगा क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी पढ़ना है। तो सूत्र का संक्षिप्त तात्पर्य यह होगा कि किसी प्रत्यय में क की, ग की, ङ की, क ग ङ यानी कवर्ग के तीन वर्ण क ग ङ, ख और घ को हटा दीजिए, कवर्ग के तीनों जो अल्प प्राण वर्ण हैं वह तीनों वर्ण की इत संज्ञा हुई हो तो कंगित कहलाएगा। देखिए इसमें समास में क्या होगा, क ग, नहीं ऐसा लीजिए, ग क ङ, ठीक, ग क ङ, ये तीन को क्या कहा जाएगा, कंग। ये तीनों मिल जाएंगे तो तीनों में संधि होने के बाद क्या बन जाएगा, क क ङ, ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं? तीनों में, तीनों को, इन तीनों की जिसमें इत संज्ञा हुई हो वो क्या कहलाएगा, ककंगित, ऐसा कहा जाएगा ना, ककंगित कहलाएगा। और उसमें फिर एक सप्तमी विभक्ति का ई प्रत्यय लगा तो ककंगिति, ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब यह क ग ङ की इत संज्ञा हुई हो किसी भी प्रत्यय में, किसी भी प्रत्यय में क की इत संज्ञा दिखाई पड़ रही हो, किसी प्रत्यय में ग की इत संज्ञा दिखाई पड़ रही हो, किसी प्रत्यय में ङ की इत संज्ञा दिखाई पड़ रही हो, यानी कित हो प्रत्यय, गित हो प्रत्यय, गित हो प्रत्यय, यानी क आया था, प्रत्यय में क था लेकिन लोप हो गया इत संज्ञा होकर, प्रत्यय में ग था लेकिन इत संज्ञा होकर लोप हो गया, प्रत्यय में ङ था लेकिन इत संज्ञा होकर लोप हो गया, तो उन तीनों प्रकार के प्रत्ययों के कारण जो गुण और वृद्धि हो रही है वह गुण और वृद्धि नहीं होती। यही इतना इस सूत्र का अर्थ है। कित, गित और ङित, क ग और ङ की इत संज्ञा होने पर वह जो तीन प्रकार के प्रत्यय हो जाते हैं, कित प्रत्यय, गित प्रत्यय, ङित प्रत्यय, इन तीन प्रकार के प्रत्ययों के कारण यदि धातु में गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। यहां धातु लोप वोप की बात नहीं है, आर्ध धातु इत्यादि की भी कोई बहुत विशेष बात नहीं। कित गित होना चाहिए या ङित होना चाहिए, है ना, चाहे सार्वधातुक हो चाहे आर्ध धातुक हो। धातु लोप आर्ध धातु के सूत्र की अनुवृत्ति यहां नहीं आ रही है। कंगीति च कह दिया तो कित गित ङित होना चाहिए, केवल इतनी ही बात है। ठीक है, तो कह रहे कित गित ङित निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवतः। अब चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, ये कित का उदाहरण है, भिन्नः भिन्नवान ये भी कित का ही उदाहरण है, मृष्टः भी कित का उदाहरण है, मृष्टवान भी कित का उदाहरण है, गित का उदाहरण भी दे रहे, चिनुतः चिन्वन्ति, मृष्टः मृजन्ति, ये भी हो जाएगा ङित का। और गकारोप्यत्र चर्त भूतो निर्दिश्यते, यहां पर ग भी है, ग के जगह पे चर्त होकर क बन गया है, तो ग्लाजिस्थश्च स्नुः, विष्णु है, विष्णु, ये इससे विष्णु प्रत्यय होता है तो जिष्णु भूष्णु इत्यादि बनता है। ये सभी उदाहरण हम लोग कल एक साथ, चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, मृष्टः मृष्टवान, ये 8 उदाहरण पहले देखिए, चितः स्तुतः भिन्नः मृष्टः ये 4 एक साथ देखेंगे, फिर चितवान स्तुतवान भिन्नवान मृष्टवान ये 4 एक साथ देखेंगे। ठीक है,
तो ये सभी उदाहरणों को हम लोग कल समझेंगे। आज विषय को यहीं रोकते हैं। खाली इतना समझिएगा, कहाँ वहाँ सवर्ण का ग्रहण क्यों नहीं करता, कौन सा सवर्ण का ग्रहण नहीं करता है, कैसे कहेंगे ग्रहण नहीं किया, ग्रहण करेगा ही। झरोझरी सवर्णे से विकल्प से ऑप्शनली लोप होता है। रंजन जी पूरा बात स्पष्ट बताएंगे तो मैं और विस्तार से उसका उत्तर दे पाऊंगा। आज विषय को यहीं रोकेंगे। लोग बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं मुझसे कि मैं अभी ये भी पढ़ाऊं वो भी पढ़ाऊं, और मुझे भी बहुत अपेक्षाएं हैं कि मैं ये भी पढ़ाऊं वो भी पढ़ाऊं, लेकिन दौड़ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। गांव से विद्यालय, विद्यालय से यहाँ, यहाँ से फिर गांव, ऐसे त्रिकोणीय यात्रा चल रही है आजकल। और अयोध्या में अभी रहना नहीं हो रहा है 4-5 दिनों से, तो इसलिए थोड़ा सा, और अभी कितने दिनों तक ऐसा रहेगा ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि घर में कुछ स्वास्थ्यगत प्रतिकूलताएं हैं कि जिसके कारण हमको घर भी आना जाना पड़ता है। तो इसलिए प्रयास करेंगे प्रभु, इसका पारायण मिल ही जाता तो मुझे पारायण करने की क्या आवश्यकता है। और मेरी उतनी भी अच्छी आवाज़ नहीं है कि मैं पारायण करूंगा तो सबको स्पष्ट श्रुति गोचर होगा। ठीक है। क ग ng सवर्ण का ग्रहण की आवश्यकता क्या है? रंजन जी, सवर्ण का ग्रहण क से जब वह अविधीयमान होता है तब अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। यहाँ तो क ग ng का विधान ही है। क की इत संज्ञा हुई हो, ग की इत संज्ञा हुई हो, ng की इत संज्ञा हुई हो, तीनों बातों को कह रहे हैं। खाली क की इत संज्ञा की ही बात करते तो ख घ का भी ग्रहण हो जाता। जब क से आप ग और ng का भी ग्रहण कराना चाह रहे हैं तो ख और घ का भी तो ग्रहण होता ना, उन्हीं तीनों का ही ग्रहण हो, इस कारण क ग ng ये तीनों कहा गया है। ठीक है। सूत्र में स्नुह ही है, स्नुह ही प्रत्यय है, पर मूल रूप में स्नुह में भी ग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो समझाएंगे, वो विषय सब समझ में आएगा। आज विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कल पुनः मिलते हैं।